मुझे ये बताइए ना कि बिहार में सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? आप कह रहे हैं ना छीन लेंगे, गलत है कानून, कितना नुकसान होगा मुसलमानों को? आपने कभी देखा कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में? वारिस पठान, वारिस पठान जी, आवाज आ रही है या गूगल चेक कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे पास गूगल नहीं है, दोनों हाथ इधर है मैडम, मैं तो बैठा हूं। सवाल फिर मैं दोहरा दूं क्या? आपने क्या सवाल किया मैडम? हाँ, मैं सवाल ये दोहरा देती हूँ सर। बिहार में सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है? मतलब ये कानून आ गया उसके बाद कितना नुकसान हो सकता है? फिलहाल मेरे पास उसका आंकड़ा नहीं है, मेरे पास फिलहाल ये आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा मैं एग्जैक्ट बोलना चाहता हूँ आपको, मैं कुछ भी हवा में तीर नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारी पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंदर तमाम आंकड़े दिए गए हैं हमारे पार्टी के अख्तर ईमान साहब जो बिहार प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। अच्छा, आप मुझे ये आंकड़ा ठीक है, आप मुझे ये आंकड़ा बता सकते हैं कि वक्फ जो बोर्ड है उसमें ऐसे कितने अस्पताल हैं, कितने ऐसे मस्जिद हैं या मदरसे हैं, आम मुसलमानों का कितना भला हो रहा है उससे? देखिए, आम मुसलमानों का कितना भला हो रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा अर्पिता। नहीं, मुझे नहीं, आप इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप पैरवी करते हैं, मुझे लगा आपको ये जानकारी होगी इसलिए मैंने पूछा। हम लोग कोई पागल या बेवकूफ तो नहीं है, पैरवी तो करते हैं। ये बात कही भी नहीं है, तो आप खुद कह रहे हैं अपने को। इतने समझदार तो नहीं जितने सुप्रीम कोर्ट के जज समझदार है, सुप्रीम कोर्ट के जज जितने समझदार है उतने तो ना आप समझदार हो। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने मैटर पेंडिंग है, सब जुडाइज मैटर है, काफी प्रावधान के ऊपर तो उन्होंने स्टे भी लगा दिया और काफी हियरिंग चालू है उसके खिलाफ भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हम मिलकर साथ में। लेकिन कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा ना कि पूरी तरीके से तो खारिज नहीं किया, यानी सब गलत तो नहीं होगा सर। आप कह रहे हैं ना कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई, जो चीज गलत थी वो गलत थी, लेकिन सब गलत नहीं थी। करेंगे अब फाइनल फैसला कहाँ आया है अर्पिता जी? नहीं आया, नहीं, तो जो पुराने फैसले पर आप बात कर रहे हो उसी फैसले की बात तो मैं भी कर रही हूँ ना। फिर वो एक तरफा मत बताइए ना, दोनों चीजें बताइए। पुराना एक इंटरिम ऑर्डर आया है, सुनिए, एक इंटरिम ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी फाइनल वहां पे हियरिंग चालू है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा और हमको यकीन है कि जितने भी प्रावधान ये बीजेपी ने लाया है पूरे के पूरी तरह से खारिज किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की नीयत वारिस जी, आप कह रहे हैं अंतरिम ऑर्डर आया है, उसमें तो यही था ना कि इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए। आप मान रहे हैं कि कोर्ट सबसे ज्यादा हमसे और आपसे ऊपर ही है सर, है ना? उन्होंने अगर कोई ये तो नहीं किया ना कि पूरी तरीके से वक्फ कानून को अभी खत्म कर दिया हो, जो चीजें खराब थी या जो उन्हें नहीं सही लगी उन पर स्टे लगाया। तो आप ये बात कहिए फिर कि अगर ऐसा होता आपके हिसाब से तो पूरा तुरंत कोर्ट को ये कहना चाहिए कि खत्म कीजिए वक्फ कानून, नहीं है सही? नहीं, तुरंत नहीं होता कुछ। अच्छा, ये तुरंत नहीं है, आज तक का स्टूडियो नहीं है कि तुरंत खारिज कर दिया, तुरंत बिठा दिया। सुप्रीम कोर्ट है, पूरी तरह से हियरिंग होगी, कभी इंटरिम ऑर्डर मिलेगा किस बात के ऊपर, तो अभी हियरिंग के लिए रखा है ना, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। और हमको यकीन है अर्पिता जी, आपके पास डिबेट करेंगे बाद में भी कि सुप्रीम कोर्ट सारे जितने भी लोगों ने प्रावधान लाए संशोधन करके ये तमाम असंवैधानिक, और हमको यकीन है पूरी तरह खारिज करेगी। मगर साथ ही हमारा एहतिजाज चालू है, मतलब मुसलमानों के लिए ये वक्फ बोर्ड कितने फायदेमंद है, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं वाकई ये जानना चाहती हूँ सर वारिस पठान साहब। मतलब इसीलिए ना कि ये मुसलमानों का अधिकार मार रहा है या उनको ग्रोथ को रोक रहा है। मैं ये जरा समझना चाहती हूँ कि कितने ऐसे अस्पताल, मुसलमानों का कितना भला हो रहा है इन वक्फ बोर्ड से? बहुत है, बहुत। जैसे अर्पिता जी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा वक्फ क्या है। वक्फ किसी मुसलमान की इंडिविजुअल मिल्कियत नहीं है, वक्फ अल्लाह की अमानत है, जो हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की बेनिफिट के लिए जमीन को दिया है सवाब की नीयत से। वो काफी होता है, हर जगह घोटाले गपले होते हैं सर, ये समझ गई वारिस जी, ये तो सबको पता है, यहाँ पैनल में बैठा हुआ हर शख्स जानता है वक्फ क्या है। घोटाले तो होते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका लाभ मुसलमानों को क्या मिला? आप मुझे वो गिनवा सर, आप तो संविधान की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं और एक साथ बता देते हैं कितने लाभ हुए। मुझे ये बताइए लाभ क्या हुआ, क्या मिला, कितने अस्पताल हैं सर? बिल्कुल, वहां कितने मुसलमानों का इलाज हो जा रहा है, कितने हायर एजुकेशन मिल जा रहा है मुसलमानों को, आप मुझे ये बताइए ना। वो ये देखिए,
बहुत 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 हो रहा है। सबको एकड़ तो लेके नहीं बैठे, बहुत नहीं होता ना सर, कुछ तो डेटा होता होगा। आपका घर है, आप उसको बोलोगे कि इससे दूसरे वाले को क्या फायदा है, वो फायदा आपको पता है ना कि आप उस घर में रहते हो, आप उस घर की मालकिन हो, आपको पता है उसका क्या फायदा है। पैरवी करते हैं बहुत कुछ है, वक्फ की हमारे मदरसों का आप ये बता रहे हैं कि ये गलत है, आप ये बता रहे हैं इससे नुकसान होगा, तो मैं अगर आपसे ये पूछ ले रही हूँ उसका फायदा क्या है, तो बताने में दिक्कत क्या है? फिर आप कह रहे हैं बहुत फायदा हो रहा है। बता रहा हूँ, नुकसान में तो आपने पॉइंट वाइज बता दिया, ये गड़बड़ है। फायदा भी गिना दीजिए ना मुझे। तो सुनिए ना, सुनाइए। फायदा बता रहा हूं आपको। आज हमारे पास वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्रिस्तान है, सरकार कल को बोलेगी कब्रिस्तान जो है इलीगल बना हुआ है वक्फ की जमीन के ऊपर, ये भी छीन लेंगे। हमारे काफी सारी मदरसे जो वक्फ की जमीन के ऊपर बने, हमारी काफी मस्जिद है जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, वर्षों पुराने। अगर किसी ने वक्फ किया है उसके अगर डॉक्यूमेंट बता दोगे, मेरे पास फिलहाल आंकड़ा नहीं, वो उससे जो मदरसे से मस्जिदों से जो पैसा आ रहा, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड से कितने दिन को फायदा हो रहा है? आपको कुछ फायदा हुआ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड से? बताओ मेरे को। मैं तो वो तो पैरवी नहीं चल रही ना सर, के अंदर भी पैसे आ रहे हैं, वक्फ कानून पर ही बात हो रही है ना सर। तो अभी मैं सर उसी पर पूछूंगी ना। नहीं बहुत फायदा है, तो वो फायदा ही नहीं गिना पा रहे सर आप। कॉलेजेस भी बनी हुई है कितने, हर जगह देश के अंदर काफी। कितने कॉलेज हॉस्पिटल से फायदा नहीं होगा? हॉस्पिटल बनाने से फायदा नहीं होगा क्या वक्फ के? कितने बने हैं? होगा नहीं, कितने बने हैं सर? अगर वहां पर अस्पताल बना, मेरे पास नहीं देखिए, मैं आपकी तरह तो अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा। मैं अगर पक्का आंकड़ा मेरे पास होगा तो मैं बताऊंगा। मेरे पास फिलहाल वक्फ के कितने हॉस्पिटल है, वक्फ पे कितनी कॉलेज है, वक्फ पे कितने मदरसे है, वक्फ पे कितने कब्रिस्तान है, इसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं, मैं आंकड़ा साफ बता रहा हूं। आपको यही नहीं पता कि मुसलमान को कहां किस चीज से कितना फायदा हो रहा है, और ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ मुसलमान राजनीति का केंद्र है। नहीं, भला और कोई नहीं सोच रहा। ठीक है सर, मैं समझ गई सर, समझ गई सर, क्लियर हो गया। आज मैं जरा आगे बढ़ूंगा। कन्हैया बेसार, नहीं, आप मुसलमानों के लिए इतनी फिक्रमंद हो रहे हो, आप मुसलमानों के लिए इतने फिक्रमंद हो, तो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड से किसको फायदा हो रहा है? बताइए, आपको कोई फायदा मिल रहा है? अगर मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ तो मुझे मेरे फायदे से मतलब है कि मैं, ये तो आपने वही वाली बात कर दी जो कलयुग में कहा जाता है कि इंसान अपने सुख से सुख ना हो और दूसरे के दुख को देखकर सुखी हो। यहाँ ये बात चल ही नहीं रही। बात मुसलमानों की तरक्की की है, बात मुसलमानों की तरक्की की है, और आप लोगों ने सिर्फ उसको राजनीति का हिस्सा बनाकर रखा है। सर यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। कन्हैया बेसारी, गलत बोल रहे हो बात। कन्हैया बेलारी जी, सॉरी, ठीक है, समझ गई वारिस जी। अब ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा मुसलमानों के बारे में और पढ़ के भी आइएगा, समझिएगा कि मुसलमानों को कहां कहां कितनी दिक्कत है और उनका जीवन कैसे सुधरेगा सर। क्योंकि आप पैरवी करते हैं ना मुसलमानों की, तो जरा उनके दुख सुख को समझ के आइएगा। कन्हैया जी बिल्कुल करते ठीक सर, ऐसे बातों से नहीं सर, बातों से नहीं, बातों के छल्ले बनाने से कुछ नहीं होता सर। ठीक है कन्हैया जी। अर्पिता जी जी, अर्पिता जी, वो शांत हो गए ना? हाँ हो गए। ये हमको बताइए, अभी मैं सुन रहा था अनुप्रिया जी बोल रही थी। हेलो जी बोलिए। अनुप्रिया जी बोल रही थी कि एक निर्दलीय विधायक को हम लोग ला करके मुसलमान कौम के थे, वो निर्दलीय नहीं थे, बसपा के थे, और उनको तोड़ करके लाया गया। पहले ये बता दूं। दूसरी बात, झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने का एक अधिकार किसी को है, पेटेंटिंग किसी एक पार्टी को है? ऐसा तो है नहीं। तो जब सारी पार्टियां झूठ की बुनियाद पर चुनाव जीतने के लिए, जंग जीतने के लिए ये सब करते हैं, तो उसमें तेजस्वी यादव को भी आप जोड़ लीजिए। 100 गो स्मार्ट सिटी बना, 12,000 ट्रेनें छठ पर्व पर आई, एक एमपी गांव में शुरुआती दौर में गोद लिया गया था, एक गांव को एक एमपी को लेना था। क्या हाल है उसका? 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिली। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी 100 गो बने। तो सब झूठ की खेती करते हैं अर्पिता जी। वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जंग है, इसको जायज मानिए। वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो बीच में घसीट के नहीं लाते ना। ये आपका जायज सवाल है, धनंजय जी से मैं पूछती हूँ, लेकिन अब संविधान और कानून को तो नहीं ले आएंगे ना। संविधान बन चुका है, कानून आ चुका है, या सीधा सा समझे सर ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? इसको ध्रुवीकरण समझे सर। आपके कार्यक्रम में इतना समय नहीं है कि मैं गिनवा दूं कि कौन कौन कितना झूठ बोला है और किसने किसने परवाह की है आपको कानून की और संविधान की। लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बनूंगा। लेकिन किसी को झूठ की खेती करके सत्ता पाने का किसी एक दल का अधिकार नहीं है, सब करते हैं। तेजस्वी कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, इस पर जवाब। अर्पिता जी समय दीजिएगा। जवाब देता हूं। पहले आप
पिताजी, 2 सवालों का जवाब दे देता हूं। अभी हिंदू मंदिरों की बात कर रहे थे, हिंदू मंदिरों की बहुत लंबा नहीं जाते हैं। पटना में सिर्फ सामने, स्टेशन के सामने निकलिएगा, एक महावीर मंदिर आपको दिखाई देता है। उनका कैंसर हॉस्पिटल, बच्चों का हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम चीजें चल रही हैं। और यही नहीं, वो मुफ्त में खाना भी चल रहा है। और आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको मुफ्त का लंगर मिल जाएगा, 24 घंटे चलते रहता है। और आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइएगा तो सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, फ्री में खाना चल रहा है, छात्रावास चल रहा है। लेकिन वारिस पठान से आप पूछते रहे कि तू उधर की बात न कर, तू बता कि तू वक्फ पर क्यों लूटा, वो बता नहीं पा रहे हैं। चंद खाए पिए घाये लोगों ने वक्फ को लूट लिया है। वक्फ बोर्ड को उल्फ बोर्ड से कब बचाना है, जो उल्फ उनके नजरें उस पर भिड़ाए हुए हैं, उनसे बचाए। दूसरी बात जो कन्हैया भिलाड़ी कर रहे थे, बिहार के विकास को अगर देखें, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अनुभव है, सबको उन्होंने नजदीक से देखा है, क्या लालू जी, क्या नीतीश जी, सबको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, बिहार को भी व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। 23,000 करोड़ की इकोनॉमी 3,17,000 करोड़ पर कैसे पहुंची, कैसे आज 37% बच्चियों का जो एजुकेशन का डाटा था 87% पर कैसे पहुंचा, आज हर घर को नल से जल कैसे पहुंचा, हर घर में बिजली कैसे पहुंची, 1700 मेगावाट की खपत का बिहार 5700 मेगावाट बिजली की खपत के कैसे पहुंचा। कुलाचे भरते हुए फ्लाईओवर, चमचमाती हुई सड़कें, पटना में मेट्रो आ गया, एयरपोर्ट आ गया, लगातार इथेनॉल के प्लांट्स लग रहे हैं, लगातार जो बिहार का बढ़ता हुआ विकास है वो बिहार अपने पुराने विराट वैभव की तरफ लग रहा है, लौट रहा है। मखाना बोर्ड बना है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। एक समय में गोलियों की गड़गड़ाहट, नरसंहारों का दौर, अपराधों की चरम सीमा से बिहार को निकाल बिहार की बड़ी समस्या क्या है? बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार को उसके वैभव की तरफ ले चलना है। हाँ। बिहार को जहां जीरो की तरफ ले गया था, बिहार में जो पलायन था, जो इंटॉलरेंस था, जो अपराध था, किसी भी चीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। हाँ। पहले रोड चाहिए, फिर बिजली चाहिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। हाँ। हम लोग रोड लेकर के आए, बिजली हम लोगों ने ठीक कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, अब इंडस्ट्रियां लगातार बिहार में लगनी शुरू हो गई है। बेरोजगारी से दूर, क्योंकि ये सब केवल जुमले होते हैं ना सर, केवल ये बातें कही जाती हैं। और अभी भी आपने एक लंबी लिस्ट गिना दी। इतना ही बिहार बदल गया होता तो अभी जितने हम लोग जा रहे हैं बिहार कवर करने, सब ये तस्वीरें दिखती, ये तस्वीरें दिखती सर। पिताजी पिछले 5 सालों 2018-19 में 30.9% सर युवाओं में बेरोजगारी दर थी, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा थी सर। तो ये आंकड़े भी जरा सामने रखा कीजिए सर, सच्चाई बस एक लास्ट बात सुन लीजिए मेरी। हाँ। अंतिम बात, पिछले 5 सालों में नीतीश जी ने डाटा जारी किया है कि 38 लाख रोजगार का अवसर दिए गए और 12 लाख सरकारी नौकरी दी गई। हाँ। यानी 50 लाख क्रिएशन किया गया जॉब का। और अगले 5 सालों में 1 करोड़ का रोड मैप तैयार किया गया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को दिया जाए।